शरीर भी अब साथ नहीं दे रहा। अब और कितना काम करूं मैं? मुझे अभी और कितना काम करना होगा। अभी ढेर सारे बर्तन भी पड़े हैं धोने के लिए। फिर घर में झाड़ू लगाना और उसे ठीक से सजाना भी होगा। बाबा ने मुझे कितनी बड़ी कसम दिलाई थी, नहीं तो मैं शादी ही नहीं करती, जीवन भर कुंवारी रहती और पढ़ाई करके एक बड़ी नौकरी करती। लेकिन कौन किसकी सुनता है? बाबा ने तो मेरी कोई बात ही नहीं मानी, जैसे तैसे जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी। मैंने भी सब कुछ मान लिया, लेकिन ससुराल आने के बाद से ही समझ में आ गया कि असलियत क्या होती है। मेरा पति तो मुझे किसी भी काम में जरा भी मदद नहीं करता। मैं पूरे दिन मर मर कर काम करती रहती हूँ, लेकिन इससे मुझे कोई कष्ट नहीं है। बस अगर वो मुझे थोड़ा सम्मान दे दे तो वही काफी होगा। लेकिन उनके व्यवहार और रवैये को देखकर लगता है कि मैं शायद उस सम्मान की भी हकदार नहीं हूँ। मैं नहीं जानती किसके मन में क्या चल रहा है, लेकिन हे भगवान, तुझसे बस एक ही प्रार्थना है, मेरी थोड़ी मदद कर ताकि मैं इस परिवार के साथ हमेशा घुल मिलकर रह सकूं। मुझे यहाँ बैठने से कोई लाभ नहीं है, जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ, नहीं तो सासू माँ जोर जोर से चिल्लाएंगी। मैं हमेशा चाहती हूँ कि इस परिवार के सभी लोग मुझे सम्मान और प्यार दे ताकि मैं आराम से यहाँ रह सकूँ। माँ देखिए देखिए, नवाब लोगों का क्या ठाठ है। अभी तक बर्तन ही धो रही है, बस वही कर रही है। अगर ये लड़की अब भी बर्तन ही धोती रहेगी तो खाना पकाने कब बैठेगी? माँ आप इसे कुछ कह क्यों नहीं रही? इसे कुछ कहिए। जैसे काम कर रही है मानो जिंदगी में कभी कोई काम किया ही नहीं, जैसे किसी जमींदार की बेटी आ गई हो। सुन लो, इस घर में ऐसे नहीं चलेगी। काम करोगी तभी खाना मिलेगा, नहीं तो नसीब में पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। सुना तुमने छोटी बहू, तुम्हारी बड़ी भाभी क्या कह रही थी? ये सारे काम तो तुम किसी काम वाली के हाथ से भी धीरे करती हो। अगर ऐसे ही काम काज करोगी तो इस घर में टिक नहीं पाओगी। आज राजू आए तो मैं उससे बात करूंगी, कहूंगी कि अपनी बीवी को कुछ क्यों नहीं कहता जो ऐसे काम करती है। हमने पसंद करके लाया तो क्या हुआ, शासन तो तुम्हें ही करना पड़ेगा ना। मैं ये बात राजू से कहकर ही रहूंगी। माँ कृपया आप उन्हें कुछ मत कहिए। आप तो जानती ही हैं, मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ। जब मैं मायके में थी तब माँ बाबा ने मुझसे कभी इतना काम नहीं करवाया। बहुत लाड प्यार से पली हूँ, इसीलिए अब काम करने में थोड़ी देरी हो रही है, ये बात सही है माँ, लेकिन मैं धीरे धीरे काम करना सीख जाऊंगी। इसमें थोड़ा समय तो लगेगा ही। ऐसा मत कीजिए माँ, कृपया अपने बेटे से कुछ मत कहिएगा, नहीं तो वह बहुत नाराज हो जाएंगे। माँ आपने देखा उसकी बातें करने का ढंग? ऐसा लग रहा है जैसे वो आपको ही हुक्म दे रही हो। सुनो महारानी, तुम अपने परिवार में क्या थी क्या नहीं वो यहाँ मत बताओ। हम सब जानते हैं कि तुम कैसी थी, कोई राजकुमारी तो नहीं थी। तुम्हारी ये बेहुदा बातें सुनकर मेरा सिर वैसे ही गर्म हो जाता है। इतना बोलने के बजाय जल्दी से काम खत्म करो और खाना बना दो। क्या हम भूखे रहेंगे? असल में माँ मुझे लगता है इसके माँ बाप ने इसे कुछ सिखाया ही नहीं है। सारी गलती इसके माँ बाप की ही है। क्या तुम अपने माँ बाप से कुछ सीख कर नहीं आ सकी? आप लोग मुझसे जो चाहे वो कह लीजिए, लेकिन मेरे माँ बाबा को कुछ मत कहिए। अगर मेरे माँ बाबा ने मुझे प्यार से पाला और कभी काम नहीं करवाया तो उसमें उनका क्या दोष है? अच्छा माँ, क्या आप चाहेंगी कि आपकी इतनी लाड प्यार वाली संतान दिन भर काम करती रहे, जबकि आप जानती हैं कुछ ही दिनों में मेरी बेटी भी किसी और के घर जाएगी। आप भी तो एक माँ है न माँ।
माँ। सुनो लड़की, मेरी कोई बेटी नहीं है, समझी? मेरे तो सिर्फ 2 बेटे हैं। मेरे पास इतना दुलार मोहब्बत दिखाने का समय नहीं है, समझी? अगर मेरी बेटी होती तो मैं उससे भी दिन भर काम करवाती। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी हो। मेरी बड़ी बहू ही मेरी बेटी है और मेरी बड़ी बहू ही मेरी सब कुछ है। अगर तुझे इस घर में रहना है तो हम दोनों के अनुसार ही चलना होगा, नहीं तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा, समझी? बहुत बुरा होगा। नहीं माँ, मुझे इस घर में रहने दीजिए। मैं आप लोगों की हर बात मानकर चलूंगी। मुझसे कभी कोई गलती नहीं होगी। आप लोग मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैं जल्दी ही सारे काम सीख जाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि अपना सारा प्यार इस परिवार में बांट सकूं। ठीक है, अब ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। जल्दी से काम करके मुझे सौंप दे। मेरा बेटा थोड़ी देर में खाने आएगा। सारा दिन गधे की तरह मेहनत करता रहता है। अगर उसे समय पर खाना ना मिले तो कैसा लगेगा, बता? सुना तूने माँ ने क्या कहा? तो जल्दी से काम खत्म कर लीजिए राजकुमारी जी। ज्यादा नखरे दिखाई तो तेरी वो नाक खींचकर तोड़ दूंगी। मैं कभी नहीं चाहती कि उस राजू की बेबी और सासू माँ का कोई मेल हो। धीरे धीरे मैं सासू माँ के मन में उसके लिए जहर भर रही हूँ। अगर किसी भी तरह छोटी बहू और सासू माँ में मेल हो गया तो मेरा सर्वनाश तो तय है। मैं तो मर जाऊं, पर ये सारी संपत्ति किसी और की नहीं होने दूंगी। ये मैं कभी नहीं चाहूंगी। सासू माँ ने पहले ही कहा था कि अगर दोनों बहुएं अच्छी होंगी तो संपत्ति उनके नाम बराबर बांट देंगी। लेकिन अगर एक अच्छी और दूसरी बुरी हुई तो सारी संपत्ति सिर्फ एक को मिलेगी। इसीलिए मुझे हर हाल में सासू माँ को अपने काबू में रखना होगा। अब मैंने एक ऐसी चाल सोची है, अगर सासू माँ ने वही किया तो मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हट जाएगी। वाह, मेरे दिमाग में इतनी चालाकी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। चलो अब सासू माँ के कान में जहर का आखिरी कतरा भी डाल देती हूँ और समझा देती हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है। अगर ये योजना सफल हुई तो फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं बनूंगी इस घर की एक लौती रानी। माँ, मैंने जो सिखाया है जल्दी से कहिए। आपका बेटा शायद इसी ओर आ रहा है। माँ, शुरू कीजिए जल्दी। बाबा रे, मुझे मार डाला रे। राजू की बीबी ने मुझे मार डाला। माँ, तुम्हें क्या हुआ? इस तरह रो क्यों रही हो? बताओ ना, मुझे कुछ नहीं बता रही हो। क्या हुआ माँ? भाभी, आप ही बताइए ना, माँ को क्या हुआ? अब मैं क्या कहूँ राजू, जो पूछना है अपनी बड़ी भाभी से पूछ ले। उसने मुझे मार डाला रे। तेरी बीबी ने मुझे मार डाला रे। भाभी बताइए, माँ को क्या हुआ है? माँ के सिर से खून क्यों बह रहा है? जो होना था वो तो हो गया। जानते हो क्या हुआ? तुम्हारी बीबी से बस इतना ही कहा गया था कि थोड़ी देर में खाना बना लेगी, क्योंकि हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। जैसे ही ये बात तुम्हारी बीबी के कानों में पड़ी, उसने गुस्से में आकर हाथ में बर्तन उठाई और माँ के सिर पर मार दी। घर जाके देखो, खून की बाढ़ आई हुई थी। अब जाकर थोड़ा रुका है, लेकिन माँ को डॉक्टर के पास तो ले जाना ही होगा। क्या कह रही हो भाभी? मेरी बीवी इतनी निर्दयी, इतनी बेरहम हो सकती है क्या? उसकी ये साहस कहाँ से हुआ कि वो मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करे? मैं आज उसे सबक सिखाकर ही रहूंगा। उसे ऐसा मारूंगा कि वो अपना नाम तक भूल जाएगी, अपने 14 पीढ़ियों का नाम तक भूल जाएगी। माँ को मैं कितना प्यार करता हूँ, ये किसी को पता नहीं क्या? तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ और तुम सबके सामने उसे बताता हूँ। कितने प्यार से बेटे की शादी की थी। सोचा था बहू मुझे बहुत प्यार करेगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मेरी मौत भी बहू के ही हाथों लिखी है। राजू बेटा, मेरे सिर में बहुत दर्द हो
कहूँ, बहू को कुछ नहीं कहना। मेरे कारण तुम्हारे गृहस्थ जीवन में कोई झगड़ा क्यों हो भला? माँ तुम एकदम चुप रहो। आज मैं उसे सबक सिखाकर ही रहूंगा। आप जैसी अच्छी माँ इस दुनिया में दूसरी कोई नहीं है। जिसने तुम्हें चोट पहुँचाई है वो चाहे जो हो, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा वादा है। बहू, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा। तू एक काम कर, मुझे जरा डॉक्टर के पास ले चल। खून बहना भी बंद नहीं हो रहा है बहू। हाँ हाँ माँ, चलिए चलिए, जल्दी से डॉक्टर के पास चलते हैं। सिर पर पट्टी करवानी होगी, तभी तो खून बहना थोड़ा रुकेगा। भाभी, माँ को लेकर डॉक्टर के पास जाइए। मैं यहाँ सब देख रहा हूँ। आप लोग जल्दी लौटिए। यकीन मानिए, बहुत जल्द कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। तुझे इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरी माँ पर हाथ उठाए? क्या तुझे ये नहीं पता कि मैं अपनी माँ से कितना प्यार करता हूँ? हमारी शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और तूने ये सब शुरू कर दिया। अगर 1 महीने में तेरा ऐसा बर्ताव है तो आगे पूरी जिंदगी में तू मेरी भाभी, माँ और भाई को निकल ही जाएगी। तू राक्षसी बनकर मेरी माँ को खा जाएगी, समझी? मेरी माँ को खा जाएगी। आप मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने माँ के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप जितना अपनी माँ से प्यार करते हो, मैं भी उतना ही करती हूँ। मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। कृपया मुझे थोड़ा समझो, मुझ पर विश्वास करो। मैंने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं। विश्वास? तुम्हारे जैसी लड़की पर मैं कभी भी विश्वास नहीं कर सकता। शादी के दिन तो तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझ पर भरोसा करोगे। तुम्हारी माँ और भाभी झूठ बोल रही हैं ताकि मैं इस घर से चली जाऊँ। यही तो वो चाहती हैं। मैंने माँ और भाभी के सामने हाथ जोड़कर कहा था कि मैं सारे काम एक साथ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं भी तो एक इंसान हूँ। मुझे भी समय चाहिए धीरे धीरे सब कुछ सीखने के लिए। लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। मेरी माँ और भाभी के बारे में गलत बातें बोलना बंद करो। वो कैसी हैं ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हें मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। और सुनो, मैंने तुम्हें यहाँ एक बात कहने के लिए बुलाया है। मैं अब तुम्हारे साथ यह रिश्ता नहीं निभा सकता। तुम यहाँ से चली जाओ। ये कैसी बातें कर रहे हो आप? ऐसी बातें मत कहो। झूठ और गलत फहमियों के वजह से हमारे इस रिश्ते को मत तोड़ो। अगर मेरे माँ बाबा ये सब सुनेंगे तो शायद वो जी नहीं पाएंगे। मैंने इस रिश्ते को लेकर और इस परिवार को लेकर कितने सपने देखे थे। कृपया करके उन्हें मत तोड़ो। आप मुझे मत छोड़ो। सुनो, इस तरह रोने धोने से तुम कभी भी मेरा दिल नहीं जीत पाओगी। मैंने अभी तुम्हें 2 थप्पड़ मारे हैं और जरूरत पड़ी तो 2 और भी मारूंगा। जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। मैं अब तुम्हारा चेहरा इस घर में नहीं देखना चाहता। बदतमीज लड़की जो अपनी माँ जैसी सास को कभी सम्मान नहीं दे सकी। मैं सब समझ चुका हूँ। ठीक है, जब आप इतना ही कह रहे हो तो मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ। लेकिन जाते जाते एक बात कहूँगी। मुझे एक झूठ के कारण यह घर छोड़ना पड़ा, पर एक दिन वो झूठ जरूर बेनकाब होगा और उस दिन तुम खुद सच को पहचानोगे। मैं उस दिन का इंतजार करूँगी। तुम हमेशा स्वस्थ रहो, यही मेरी दुआ। निर्दयी दुनिया, जिसके लिए मैं अपने परिवार, अपने माता पिता को छोड़कर आई, वही मुझे गलत समझकर घर से निकाल दिया। अब तो मेरे जाने के लिए कोई जगह ही नहीं बची। अगर मैं मायके जाऊँ तो लगता है मेरे माता पिता मुझे देखकर टूट जाएंगे। उन्होंने कितने प्यार से मेरी शादी की थी। सोचा था कि दामाद बहुत अच्छा इंसान है। हाँ, मैं मानती हूँ वो अच्छा इंसान है, लेकिन दूसरों के बहकावे में आकर अब वो भी मेरे साथ बुरा व्यवहार करने लगा है। पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है। पर अब मैं ना ससुराल जाऊंगी ना मायके। यही जंगल में नदी के किनारे अपना जीवन बिता दूंगी। मैंने अपने ससुराल वालों को कितना प्यार दिया, पर किसी ने मुझे वहाँ टिकने तक नहीं दिया। तुम कौन हो बेटी, जो इस नदी के किनारे बैठे रो रही हो? तुम्हारा घर कहाँ है, मुझे बताओ। अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं तो जरूर करूंगा। और मुझसे डरना मत, मैं एक अच्छा दैत्य हूँ। मैं हमेशा सिर्फ अच्छे लोगों को ही दिखाई देता हूँ।
मैं एक अभागी पत्नी हूँ दैत्य महाराज। मेरे पति ने अपनी माँ और भाभी के बहकावे में आकर मुझे घर से निकाल दिया। अब मुझे कोई प्यार नहीं करता, कोई मुझे सहन नहीं कर पाता, सब मुझसे नफरत करते हैं। मैं चाहती थी कि शादी के बाद सबके साथ मिलजुल कर रहूं, पर हुआ उसका उल्टा। मेरे माता पिता मुझे कितना चाहते थे, लेकिन यहाँ इस घर में मुझे किसी का प्यार नसीब नहीं हुआ। इसलिए मैंने निर्णय ले लिया है, अब मैं इस नदी के किनारे ही जीवन बिताऊंगी, घर कभी वापस नहीं जाऊंगी। तुम जैसी अच्छी लड़की को कोई इस तरह कष्ट कैसे दे सकता है? असल में समाज के लोग दिन ब दिन बहुत स्वार्थी होते जा रहे हैं। वे बस अपना ही भला सोचते हैं और चाहते हैं कि केवल वही सुखी रहे। लेकिन तुम हार मत मानो बेटी, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। कैसा वरदान दोगे मुझे दैत्य महाराज? कृपया मुझे बताइए। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अपनी इच्छा से अपने आकार को बहुत बड़ा कर सकोगी और इंसानों को सिखा सकोगी कि सच्चाई, अच्छाई और प्रेम क्या होता है। यह तो बहुत ही अच्छा वरदान है। आपको ढेर सारा धन्यवाद दैत्य महाराज। इस वरदान का उपयोग करके मैं लोगों के झूठ को सच में बदल सकती हूँ। तो अब मुझे क्या करना होगा दैत्य महाराज? अब तुम अपने घर वापस जाओ और मैं जो जो कहूँगा तुम वही करोगी। फिर तुम्हारे वैवाहिक जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। माँ देखिए, वो बदतमीज लड़की फिर से घर में लौट आई है। आपके बेटे ने तो उसे घर से निकाल दिया था ना, अब वो किस हिम्मत से वापस लौट आई है? उससे जल्दी पूछिए माँ। मैं तो सोच रही थी कि शायद वो कहीं मर कट गई होगी, लेकिन ये अब कहाँ से यहाँ लौट आई? अब मुझसे जरा सोच समझ कर बात करना। मैं अब तुम लोगों से डरती नहीं, पहले बहुत डरती थी और तुम लोग उसी डर का फायदा उठाते थे। और माँ, आपका तो सिर फट गया था ना, अब कहाँ गया वो सिर फटने का निशान? सब कुछ तो बिल्कुल ठीक ठाक है। अब जल्दी से बताइए, मेरे पति कहाँ गए हैं? आप लोग तो नाटक बहुत अच्छा कर लेते हैं ना, तो सुन लीजिए, आज इस नाटक का अंतिम दृश्य मैं ही लिखूंगी। मेरा बेटा शहर गया है और हमने जो नाटक किया सो किया। तू हमारे खिलाफ कर भी क्या सकती है? तेरे पास क्या सबूत है कि हम नाटक कर रहे थे? हम तुझसे नफरत करते हैं, इसीलिए ये सारा नाटक रचा था, समझी? मैं पहले से ही जानती थी कि आप लोग मुझे फंसाने की साजिश कर रहे हैं। हाँ, साजिश रची थी। और अब तू कर क्या लेगी हमारा? बता पहले। अब जब तू खुद आ गई है तो अच्छा ही हुआ। अब तेरी मौत हमारे ही हाथों लिखी है। बड़ी बहू, जरा घर से मिट्टी का तेल और आग ला तो आज इसके ऊपर आग लगा देंगे। मैं अभी शांति से बात कर रही हूँ, आखिरी बार कह रही हूँ, अपने बेटे के सामने स्वीकार कर लो कि ये सब एक साजिश थी, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। क्यों स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। अब तू कर क्या लेगी हमारा? तो अब क्या कर लूंगी मैं? देखो, आज तुम दोनों को मैं खा जाऊंगी। अगर मेरी बात अब भी नहीं मानोगी और अगर मुझे और ज्यादा गुस्सा दिलाओगी तो तुम्हारी मौत मेरे पैरों तले रौंदी जाएगी। अरे बाप रे बाप, छोटी बहू तुम इतनी बड़ी कैसे हो गई? इतनी डरावनी कैसे बन गई? छोड़ दो हमें, हम सब कुछ मान लेंगे। मैं अभी राजू को खबर भेजती हूँ, शहर से गांव बुला लाऊंगी। हम सब कुछ सच सच बता देंगे। बहू हमें माफ कर दो, हमारी जान बख्श दो। मैं तुम लोगों की तरह निर्दयी नहीं हूँ, नहीं तो अभी तुम्हें अपने पैरों के तले कुचल देती। लेकिन एक बात साफ साफ कह देती हूँ, अगर दोबारा मेरे खिलाफ कोई चाल चली तो समझ लेना तुम्हारा आखिरी दिन होगा। बहू, जब तक जिंदा रहूंगी तुम्हारे पांव तले सिर रख कर रहूंगी। अब कभी भी कोई साजिश नहीं होगी, आँख उठाकर भी तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगी।
ठीक है, इस बार के लिए माफ किया। जल्दी से अपने बेटे को बुलाओ और सब सच स्वीकार करो, वरना क्या होगा तुम अच्छे से जानती हो। जानती हूँ बहू, सब कुछ जानती हूँ। अब से तुम मेरी बहू नहीं, मेरी अपनी बेटी हो। आज से बड़ी बहू और मैं मिलकर सब काम करेंगे और तुम्हें पैरों पर खड़ा करके खाना खिलाएंगे। माफ कर दो बेटी, हमें माफ कर दो। ठीक है, माफ कर दिया, लेकिन आगे से एक बात हमेशा याद रखना, घर में अशांति फैलाओगी तो तुम्हारा अंत मेरे ही हाथों होगा। तुम जैसे लोगों को प्यार से नहीं बल्कि डरा कर ही अक्ल दी जा सकती है। प्यार की भाषा तो तुम समझती ही नहीं।